सोचिए, 18वीं सदी का भारत एक तरफ एक विशाल साम्राज्य है जो टूट रहा है और दूसरी तरफ उसकी राख से एक बिल्कुल नई ताकत जन्म ले रही है। चलिए आज इसी बड़े पावर शिफ्ट की कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मतलब वो सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, बल्कि ताकत, शान और शौकत और रसूख का दूसरा नाम था। और इस शान और शौकत का सबसे बड़ा सबूत सम्राट शाहजहां का दौर। इसे मुगल वास्तुकला का गोल्डन एज भी कहा जाता है। देखिए, ये जो इमारतें बनवाई गईं, ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं थे। नहीं, ये तो साम्राज्य की सोच और उसकी बेहिसाब ताकत का जीता जागता ऐलान थी। ताजमहल हो या फिर नई राजधानी शाहजहानाबाद, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स थे कि इनसे न सिर्फ दौलत का बल्कि एक जबरदस्त कल्चरल सोफिस्टिकेशन का भी पता चलता था। ये एक तरह से पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि बादशाह का अधिकार सीधा ऊपर वाले से मिला है। और जरा इस कारीगरी पर गौर कीजिए। इसे कहते हैं पिएट्रा ड्यूरा। संगमरमर में कीमती पत्थरों को तराश कर जड़ा जाता था। ये सिर्फ कोई डेकोरेशन नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि उस दौर में कला और संस्कृति किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। मतलब शहर का पूरा डिजाइन इस तरह से किया गया था कि भव्य लाल किला और जामा मस्जिद बिल्कुल सेंटर में हो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि राजनीतिक ताकत और धार्मिक अधिकार दोनों का केंद्र एक ही था, और वो थे बादशाह। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या होता है जब किसी साम्राज्य के सपने, उसके इरादे उसकी जेब से बड़े हो जाएं? जब महत्वाकांक्षा संसाधनों पर भारी पड़ने लगे? बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। तो अब आते हैं औरंगजेब के दौर में। शाहजहां के बाद वो गद्दी पर बैठे और उनके राज में सच तो ये है कि साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला। लेकिन कहते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा फैलाव ही कमजोरी की वजह बन जाता है, और यहीं से नींव में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। सोचिए, पूरे 26 साल 1681 से लेकर 1707 तक औरंगजेब दक्कन यानी साउथ इंडिया में लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे। ये युद्ध बहुत महंगे और थका देने वाले साबित हुए। तो इसका असर क्या हुआ? सबसे पहली बार, लगातार जंग से शाही खजाना लगभग खाली हो गया। दूसरी बार, इन महंगे फौजी अभियानों की वजह से उत्तर भारत में जगह जगह बगावतें होने लगी, और ऊपर से जजिया टैक्स को फिर से लागू करने जैसी कुछ नीतियों ने बहुत से लोगों को साम्राज्य से दूर कर दिया। तो मतलब साम्राज्य बाहर से तो बहुत बड़ा दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। और जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है, तो खाली जगह भरने के लिए कोई ना कोई नई ताकत जरूर उठ खड़ी होती है। मुगलों के साथ भी ठीक यही हुआ। दक्कन से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो सीधे दिल्ली को चुनौती देने वाला था। ये थे तूफान मराठा, और इसके सबसे बड़े नायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दी और एक आजाद हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक नया राज्य नहीं था, बल्कि एक नई सोच, एक नई पहचान का ऐलान था। अब सवाल ये है कि शिवाजी महाराज इतने सफल कैसे हुए? देखिए, उन्होंने मुगलों की विशाल सेना से आमने सामने की टक्कर नहीं ली। उनकी रणनीति अलग थी। पहला, उन्होंने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की। मतलब बिजली की तेजी से हमला करो और गायब हो जाओ। दूसरा, उन्होंने एक ताकतवर नेवी बनाई ताकि समुद्री किनारों पर उनका कंट्रोल रहे। और तीसरा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुशल था, जिसे अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्रियों की काउंसिल चलाती थी। और ये जो संघर्ष था, ये शिवाजी महाराज के बाद भी रुका नहीं। उनके बाद महारानी ताराबाई जैसी लीडर्स ने इस लड़ाई को जारी रखा और मुगलों को कड़ी टक्कर दी। धीरे धीरे मराठों का असर और भी फैलता चला गया। एक तरफ मराठों की चुनौती, दूसरी तरफ अंदरूनी बगावतें। मुगल साम्राज्य पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन जो आखिरी और सबसे घातक चोट लगी वो बाहर से आई, फारस से। ये साल था 1739 और जगह थी करनाल।
फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। यहाँ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना से उसका सामना हुआ और नतीजा मुगलों की एक बहुत ही शर्मनाक और निर्णायक हार। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये उस मुगल ताकत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो एक तरफ था नादिर शाह जो फारस का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और जंग का माहिर शासक था, और दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जिनके दौर में साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था। इन दोनों का आमना सामना भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस हमले ने मुगलों की बची खुची इज्जत और अधिकार को भी मिट्टी में मिला दिया। वो जो एक भ्रम था कि मुगल कभी हार नहीं सकते, वो हमेशा के लिए टूट गया। और इसके साथ ही भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति का खालीपन पैदा हो गया। तो अब मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, इस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा ही, और वो ताकत अब पूरी तरह से तैयार थी। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। यह है 1759 का भारत। 18वीं सदी के बीच तक आते आते तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत मुगल नहीं रहे, बल्कि मराठा बन चुके थे। असल में अब पावर का सेंटर दिल्ली से शिफ्ट होकर पुणे पहुंच गया था। मराठा साम्राज्य की असली कमान अब पेशवाओं के हाथ में थी, जो कि प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे, और उन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने यह जबरदस्त विस्तार किया। तो कुल मिलाकर भारत का राजनीतिक नक्शा अब बिल्कुल नया था। एक बड़े मुगल साम्राज्य की जगह अब मैदान में कई नए खिलाड़ी थे। एक तरफ मराठा कन्फेडरेसी थी, जिसमें सिंधिया और होलकर जैसे ताकतवर सरदार अपने अपने इलाके संभाल रहे थे। दूसरी तरफ मैसूर जैसी कई और रियासतें थीं जो आजाद हो चुकी थीं। और हाँ, समुद्र के किनारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। तो अब सवाल ये था कि जब पुराना साम्राज्य टूट चुका है और मराठों, मैसूर और ब्रिटिश कंपनी जैसी नई ताकतें एक दूसरे से होड़ कर रही हैं, तो आखिर भारत के भविष्य को कौन तय करेगा? भारत की अगली शक्ल क्या होगी? और बस यही सवाल भारत के इतिहास के अगले रोमांचक और नाटकीय अध्याय की शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूँ। जुड़े रहें। धन्यवाद।